क्या कभी ये ख्याल आया है कि अगर हमारे चुने हुए सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी योग्यता पर ही कोई गंभीर सवाल खड़ा हो जाए? हाँ, मतलब कि क्या वो उस पद पर बने रहने लायक भी हैं या नहीं। बिल्कुल। तो इस पर अंतिम मोहर कौन लगाता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके से जुड़ा है। तो आज हम इसी बेहद जरूरी और कभी-कभी थोड़ा पेचीदा लगने वाले विषय पर बात करेंगे। हाँ, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103। आर्टिकल 103। हाँ, ये वो प्रावधान है जो तय करता है कि अगर किसी सांसद की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न उठता है तो उस पर फैसला लेने की प्रक्रिया क्या होगी और किसके हाथ में होगा अंतिम निर्णय। सही। इस चर्चा के लिए हमने एक YouTube वीडियो के कुछ हिस्सों को अपना आधार बनाया है। उसका शीर्षक है प्रेसिडेंशियल डिसीजंस ऑन लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 103। अच्छा। ये वीडियो खास तौर पर इसी अनुच्छेद 103 की आप कह सकते हैं कार्यप्रणाली और बारीकियों पर फोकस करता है। हमारा इरादा है इस अनुच्छेद की प्रक्रिया को परत दर परत समझना, ये जानना कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, और इसकी जगह क्या है हमारे सिस्टम में। बिल्कुल। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी क्या जगह है। तो चलिए इस अहम संवैधानिक पहलू की तह तक चलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 103 आखिर कहता क्या है? इसके पहले हिस्से में यानी खंड 1 में साफ लिखा है कि अगर संसद के किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता को लेकर कोई प्रश्न उठता है, और ये अयोग्यता अनुच्छेद 102(1) वाले आधारों पर हो सकती है। हाँ बिल्कुल, तो अगर ऐसा सवाल उठता है तो वो प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और ये भी साफ लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, फाइनल। हाँ, ये खंड 1 तो स्थिति बिल्कुल साफ कर देता है कि फाइनल अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट। असली दिलचस्प मोड़ आता है खंड 2 में। अच्छा, वो क्या है? ये खंड कहता है कि राष्ट्रपति ऐसा कोई भी निर्णय देने से पहले भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) की राय लेंगे। ओके, राय लेंगे मतलब सलाह लेंगे। हाँ, पर ये सिर्फ एक फॉर्मल सलाह मशवरा नहीं है। हाँ। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की दी हुई राय के अनुसार ही कार्य करेंगे। अनुसार ही? हाँ, अनुसार ही। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव आयोग की जो राय होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, मैंडेटरी है। अरे वाह, ये तो वाकई गौर करने वाली बात है। मतलब अंतिम फैसला तो राष्ट्रपति का है। हाँ, लेकिन वो फैसला असल में चुनाव आयोग की राय से बंधा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस खास मामले में राष्ट्रपति की भूमिका बस चुनाव आयोग की सिफारिश को लागू करने तक ही सीमित रह जाती है? क्या ये संवैधानिक प्रमुख की शक्ति को कम नहीं करता? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये अनुच्छेद 103 के डिजाइन की गहराई दिखाता है। इसे शक्ति कम होने के तौर पर देखने के बजाय शायद इसे शक्तियों के बंटवारे और संस्थागत विशेषज्ञता के सम्मान के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। अच्छा। हमारे संविधान निर्माता ये पक्का करना चाहते थे कि सांसदों की अयोग्यता जैसे संवेदनशील मुद्दे, जो अक्सर राजनीतिक रूप से चार्ज्ड हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, उनका फैसला पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी आधार पर हो। सही। अब चुनाव आयोग (ECI) एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। उनके पास चुनावों और संबंधित कानूनों की विशेषज्ञता है। हाँ, वो एक्सपर्ट है इस मामले में। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था करके कि राष्ट्रपति उनकी बाध्यकारी सलाह पर काम करेंगे, संविधान ने इस पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक असर से बचाने की कोशिश की है। तो हाँ, इस खास संदर्भ में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय को लागू करते हैं और यही इस प्रक्रिया की निष्पक्षता की गारंटी है एक तरह से। ये समझ में आया, मतलब निष्पक्षता, फेयरनेस बनाए रखना ही इसका मेन मकसद है। बिल्कुल। तो फिर इस अनुच्छेद 103 का महत्व क्या है? क्यों इसे इतना जरूरी माना जाता है? देखिए, ये अनुच्छेद सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी संसदीय प्रणाली की नींव का एक अहम पत्थर है। सोचिए, अगर सांसदों की योग्यता या अयोग्यता का फैसला राजनीतिक दांव-पेच से होने लगे, हाँ, पक्षपात से, या बहुमत के जोर पर होने लगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। संसद, जो कि जनता की आवाज मानी जाती है, उसकी गरिमा और विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगेंगे। बिल्कुल। ये अनुच्छेद 103 एक तरह से संसद की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। सही कहा। ये सुनिश्चित करता है कि सदन की सदस्यता नियमों और कानून के हिसाब से तय हो, न कि किसी की राजनीतिक पसंद नापसंद से। एकदम सही। और अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को और गहराई से समझें तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कैसे?
संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर ये दोहरी व्यवस्था बनाई। एक तरफ देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और दूसरी तरफ एक स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय चुनाव आयोग। जब अयोग्यता का सवाल उठता है तो उसे सीधे राजनीतिक अखाड़े में नहीं छोड़ दिया जाता। नहीं, उसे एक तय प्रक्रिया के तहत पहले चुनाव आयोग के पास भेजा जाता है। वो तथ्यों और कानून की जांच करते हैं। पूरी जांच पड़ताल होती है। हाँ, फिर उनकी सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाती है, जिन्हें उस सिफारिश के अनुसार ही काम करना होता है, बाध्यकारी रूप से। ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि फैसला जल्दबाजी में या राजनीतिक बदले की भावना से न लिया जाए, बल्कि ठंडे दिमाग से कानून के दायरे में रहकर और एक स्वतंत्र संस्था की जांच के बाद लिया जाए। आपने संविधान निर्माताओं की सोच का जिक्र किया। क्या संविधान सभा में इस पर कोई खास बहस हुई थी? क्या उस वक्त भी ऐसी चिंताएं थीं कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। संविधान सभा की बहसों को देखें तो पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी सदस्य इस मुद्दे को लेकर कितने सजग थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि भविष्य में राजनीतिक दल या सत्ता में बैठे लोग इस शक्ति का इस्तेमाल अपने विरोधियों को चुप कराने या सदन से बाहर करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, ये डर था उन्हें। बिल्कुल। वो एक ऐसी फूल प्रूफ व्यवस्था बनाना चाहते थे जहां किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता छीनने का फैसला मनमाने ढंग से ना हो सके। इसलिए अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति की भूमिका को चुनाव आयोग की सलाह से जोड़ा गया। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनी रहे। ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी और राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश कम से कम हो। ये उस समय की दूरदर्शिता को दिखाता है। सही बात है। और ये सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं, किसी भी परिपक्व लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साफ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाएं हों। बिल्कुल। अनुच्छेद 103 इसी लोकतांत्रिक आदर्श को स्थापित करता है। जी। ये जनप्रतिनिधित्व, कानून के शासन रूल ऑफ लॉ को मजबूती देता है। ये कहता है कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपकी सदन की सदस्यता भी कानून और संविधान के दायरे में ही आती है और उसकी योग्यता का निर्धारण एक स्थापित और निष्पक्ष प्रक्रिया से ही होगा। ये तो हुई इतिहास और सिद्धांत की बातें। जी। लेकिन क्या आज के दौर में इतने सालों बाद भी अनुच्छेद 103 उतना ही प्रासंगिक है? क्या इसका इस्तेमाल होता भी है? अरे बिल्कुल, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी बनी हुई है, शायद पहले से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, ये कोई ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ प्रावधान नहीं है, ये बहुत एक्टिव है। जैसे? कोई उदाहरण? स्रोत में 2023 के राहुल गांधी मामले का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, हमें उस मामले की मेरिट्स या राजनीतिक पहलू में नहीं जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रक्रिया के नजरिए से देखें तो ये एक हालिया उदाहरण है कि कैसे लोकसभा सदस्यता से जुड़े सवाल पर राष्ट्रपति ने अंतिम निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय के अनुसार ही कदम उठाए। अच्छा, तो प्रोसीजर फॉलो हुई? हाँ, प्रक्रिया फॉलो हुई। और ये अकेला मामला नहीं है। समय समय पर कई सांसदों और विधायकों, क्योंकि राज्य स्तर पर अनुच्छेद 192 के तहत ऐसी ही प्रक्रिया है। हाँ, राज्यों के लिए आर्टिकल 192 है। उनकी अयोग्यता से जुड़े मामले इसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निपटाए जाते हैं। हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में अनुच्छेद 103 की संवैधानिक वैधता और इसके महत्व को रेखांकित किया है। अच्छा, कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है? हाँ, कोर्ट ने बार बार कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। चलिए इसे और साफ करने के लिए स्रोत में दिए गए काल्पनिक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी सांसद एमपी पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने किसी विदेशी देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ले ली है। ओके। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1)(d) कहता है कि ऐसा करना सांसद की अयोग्यता का एक आधार है। ठीक है। अब प्रक्रिया शुरू होगी। ये सवाल कि क्या सांसद अयोग्य हो गए हैं, अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति महोदय इस पर खुद जांच नहीं बैठाएंगे, वो इसे चुनाव आयोग के पास उनकी राय जानने के लिए भेजेंगे। ईसीआई के पास? ईसीआई के पास। चुनाव आयोग मामले की पूरी जांच करेगा, सबूत देखेगा, कानून परखेगा, शायद संबंधित सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका भी देगा और फिर अपनी एक विस्तृत राय तैयार करेगा। मान लेते हैं कि चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचता है कि हाँ, सांसद ने वाकई विदेशी नागरिकता ले ली है और वो अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य हो गए। ठीक है, मान लिया। अब आता है अनुच्छेद 103(2) का असली मतलब। चुनाव आयोग की ये राय मिलते ही राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। कोई चारा नहीं। उन्हें चुनाव आयोग की राय के अनुसार ही काम करना होगा, यानी उन्हें उस सांसद को अयोग्य घोषित करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो मना नहीं कर सकते या टाल नहीं सकते? बिल्कुल नहीं।
उनके पास अपनी मर्जी से कोई अलग फैसला लेने या मामले को टालने की कोई विवेकाधीन शक्ति, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर, इस बिंदु पर नहीं है। ये प्रक्रिया की सख्ती और निष्पक्षता को दिखाता है। संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी इस मामले में उनकी भूमिका चुनाव आयोग के निष्कर्ष को प्रभावी बनाने की है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, सार निकालें, तो मुख्य बात क्या उभर कर आती है? निचोड़ यही है कि सांसदों की अयोग्यता के सवालों पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है। हाँ। लेकिन ये फैसला हवा में नहीं लिया जाता। नहीं। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग की विशेषज्ञ और स्वतंत्र राय पर आधारित होता है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। ये तंत्र सुनिश्चित करता है कि फैसला तथ्यों, सबूतों और कानून की कसौटी पर कसा जाए, न कि राजनीतिक हवा के रुख पर। सही कहा। ये एक तरह से व्यक्तिगत निर्णय के बजाय संस्थागत निर्णय की प्रक्रिया है। एकदम सही। और इसे अगर हम बड़े संवैधानिक ढांचे में रख कर देखें तो अनुच्छेद 103 हमारे संविधान के नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को जीवंत करता है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे संविधान ने शक्तियों को सिर्फ बांटा ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी बनाया है, ताकि कोई एक अंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। हाँ, एक बैलेंस बना रहे। हाँ, बैलेंस बना रहे। यहाँ हम देखते हैं कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्णय एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग की सलाह से नियंत्रित होता है जब विधायिका, संसद की सदस्यता का सवाल आता है। सही। ये संस्थाओं के बीच का आपसी तालमेल है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और मनमानी पर रोक लगाता है। तो हमने आज समझा कि अनुच्छेद 103 कैसे काम करता है और क्यों ये भारतीय लोकतंत्र में सांसदों की योग्यता और अयोग्यता के निर्धारण में एक निष्पक्ष और संतुलित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय का अधिकार देता है, लेकिन चुनाव आयोग के बाध्यकारी सलाह के साथ जोड़कर। हाँ। और ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में बताया था, प्रेसिडेंशियल डिसीजंस ऑन लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 103 शीर्षक वाले यूट्यूब वीडियो के विश्लेषण पर आधारित थी। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें कुछ और गहरे सवालों की तरफ भी ले जाती है। अच्छा, जैसे? जिन पर शायद आगे कभी सोचा जा सकता है। जैसे हमने ये तो जान लिया कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय मानने को बाध्य हैं। लेकिन सोचिए, अगर कभी चुनाव आयोग के सदस्यों के बीच ही किसी मामले पर राय बंटी हुई हो, मतलब बहुमत कुछ और कह रहा हो और अल्पमत कुछ और। हाँ, ये तो हो सकता है। उनकी आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है और क्या ऐसी असहमति का अंतिम सलाह पर कोई असर पड़ता है? दिलचस्प सवाल है। या फिर दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्रों में सांसदों की अयोग्यता कैसे तय होती है? क्या हमारी ये प्रक्रिया राष्ट्रपति प्लस बाध्यकारी ईसीआई सलाह यूनिक है या और देशों में भी ऐसे ही मिलते जुलते मॉडल हैं? ये तुलना भी रोचक होगी। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो इस विषय को और भी जटिल और दिलचस्प बनाते हैं। वाकई ये सोचने लायक बिंदु हैं और दिखाते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं। हाँ। स्रोत में अनुच्छेद 104 का भी संक्षिप्त में उल्लेख था, जो शायद बिना योग्यता के सदन में बैठने या वोट देने पर जुर्माने वगैरह से संबंधित। हाँ, वो पेनाल्टी क्लॉज है। लेकिन वो आज हमारी चर्चा के केंद्र में नहीं था। फिलहाल अनुच्छेद 103 पर हमारी ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। ठीक है।